जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक खतरनाक सीरीज़ में। वो सीरीज़ आपके नज़र के सामने है। बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु का न्यू बुक आया है 3rd एडिशन, उसी को हम लोग शुरुआत किए हैं और इसे अब हम लोग ख़त्म ज़रूर करेंगे। अगर शुरुआत किए तो ख़त्म ज़रूर करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। जिस चीज़ को हम शुरुआत करते हैं उसे ख़त्म करते ही हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसी को। अगर आप लोग को मेरा जो ये मेहनत पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लाइक्स आएगा, उतना मुझे अच्छा लगेगा और उतना जल्दी जो है हम लोग इस बुक को ख़त्म करेंगे। हम लोग सभी मिल के ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे क्या, जैसे हम वीडियो ख़त्म कर देंगे तो हम लोग लाइव भी आने का कोशिश करेंगे और लाइव आके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जिसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो ये सेट है इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पूरा का पूरा पीडीएफ एक साथ भी दे सकता हूँ, या फिर पूरा पीडीएफ तो नहीं दूंगा, एक सेट करके दूंगा। तो आप लोग पढ़िएगा भी, थोड़ा सा रिवीजन भी कीजिएगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आप लोग के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में जो प्रश्न करवाए गए थे उसी को हम लोग हल करेंगे। ये एग्ज़ाम जो है 16/7/2023 को हुआ है। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे, उसी एग्ज़ाम को। और हमारा जो मुख्य फोकस होगा, एकदम एक एक लाइन कवर करते हुए जाएंगे। बुक आप लोग जानते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीव राजधानी है। तो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कीव है यूक्रेन की राजधानी। और कीव की जो मुद्रा है, यानी यूक्रेन की जो मुद्रा है, रिवीनिया है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिवीनिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, इसकी मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, मुद्रा फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा कोरोना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा कोरोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा पेसेटा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा पेसेटा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और मुद्रा इसकी ल्यू है। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है और मुद्रा क्या है? ल्यू है। हंगरी की राजधानी बुखापेस्ट है, मुद्रा है फ्लोरेंट। मुद्रा क्या है? फ्लोरेंट। इसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा 2 बार 3 बार करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक गांव के एक तबाह एवं असंतुष्ट जमींदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो स्पष्ट आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है इसलिए क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। यदि अधिक बिखरता है, इसका मतलब ये है, अधिक प्रकीर्णित होता है का मतलब है कि अधिक बिखरता है, ठीक है। और इसी बिखरन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी अधिक बिखरता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगों के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्णों की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ध्यान रखिएगा कि लाल वर्ण का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो नीले वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा 1.8 गुना होता है। कितना होता है? 1.8 गुना होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, इसकी तरंगदैर्घ्य जो है छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, तो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, ठीक है। और प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। प्रकीर्णित नीला प्रकाश जो है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो प्रकीर्णन ना हो पाता और आकाश कैसा प्रतीत होता? आकाश काला प्रतीत होता।
लाल रंग कोहरे एवं धुएं से सबसे कम परिवर्तित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखलाई देता है। अतः खतरे यानी सिग्नल जो होते हैं उसमें लाल रंग का ही प्रयोग करता है। ये जो है जो है धुएं एवं कोहरे में सबसे कम परिवर्तित होता है। सबसे कम परिवर्तित अभी मैं बताया था आपको, सबसे कम परिवर्तित का मतलब है कि सबसे कम बिखरता है। तो सबसे कम जो बिखरेगा, सबसे कम जो बिखरेगा वो दूर से भी दिखाई देगा, तो यही बात है। नेक्स्ट, बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसका मतलब ये है कि बैंगनी और नीला रंग जो है वो सबसे अधिक बिखरता है, सबसे अधिक जो है वो बिखरता है, और लाल रंग जो है वो सबसे कम बिखरता है, यानी सबसे न्यूनतम जो है प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है वो सुमेघ जातियों के उदाहरण है। देखिए इसमें अनेक प्रकार के दिए हुए हैं जाति, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है सुवेद जातियों के उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, सुवेद जो है वो उसके अंतर्गत क्या आता है? तो जिस प्रजाति के वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या पिछले 10 वर्षों में 50% से अधिक की कम दर्ज की गई हो, उसे सुमेघ प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है, ऐसा प्रजाति जो संकटग्रस्त हो और पिछले 10 वर्षों में जो है उसकी संख्या 50% से अधिक, मतलब 50% से अधिक कमी दर्ज की गई है, उसे सुमेघ प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रजाति जो है, अच्छा ये जान लीजिए कि प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेघ श्रेणी में आते हैं उसमें आ गए तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय और स्लोथ भालू, ये सभी आते हैं सुमेघ जाति में। नेक्स्ट है संकटग्रस्त, ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त हो जाने का खतरा बना है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, उसे जो है संकटग्रस्त में रखते हैं। संकटग्रस्त में उसे रखा जाता है ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होने का खतरा बना है, मतलब कि अब ना के बराबर है, और या फिर उसकी जो संख्या है 250 या 250 से कम है, उसे जो है संकटग्रस्त के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आगे संगाई हिरन, शेर जैसी पूँछ वाला बंदर जिसे मकाक बंदर भी बोलते हैं, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन, ये सभी जो है आता है संकटग्रस्त के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुमेघ जाति के अंतर्गत विशाल पांडा है, विशाल पांडा, और यहाँ पे जो है संकटग्रस्त के अंतर्गत क्या है? लाल पांडा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है विलुप्त प्रजाति, जिस जाति का कोई सदस्य जीवित ना हो तथा विश्व के सभी आवास में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है? जिसका कोई नामो निशान नहीं है, मतलब कुछ हड्डी अवशेष उपशेष मिलते हैं कभी कभी, बाकी कोई प्रजाति उसका कोई भी आवास कुछ भी नहीं है, उसे जो है विलुप्त के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे डोडो हो गया, और उसके बाद स्टीलर्स सी काऊ जिसे रूस में पाया जाता है, थाईलेसिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तथा अफ्रीका के शेर की 3 उप प्रजाति, वो उप प्रजाति है बाली, नावन और कैस्पियन, ये 3 प्रजाति जो है विलुप्त में आते हैं। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजाति, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजाति कुछ ही स्थान पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। हम्बोसिया डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। हम्बोसिया डेक्रेंस बेड जो है ये दक्षिणी पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। ये दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आता है। और दुर्लभ प्रजाति किसको कहते हैं? जिसकी प्रजाति, ऐसी प्रजाति जिसकी संख्या बहुत कम है और ये कुछ सीमित स्थान पर भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। तो प्रयास क्या किया गया ये देखिए। सबसे पहले लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था बाघ के संरक्षण है। तो किसके लिए लाया गया था? बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में लाया गया है हाथियों के आवास के संरक्षण हेतु, हाथियों के आवास के संरक्षण हेतु तथा उसकी संख्या में वृद्धि करने हेतु जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया है। नेक्स्ट है हंगुल परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार IUCN WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया। हंगुल परियोजना को कौन कौन शुरू किया इसे ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर सरकार
IUCN और WWF तीनों मिलकर जो है 1970 में हंगुल परियोजना को शुरू किया। ये भी याद रखना है कि कब शुरू किया है, हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। किसके किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN और WWF तीनों मिलकर। नेक्स्ट है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई और 1978 तक में जो है कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित कर दिए गए थे। ठीक है, 1974 में परियोजना बनाई गई और 1978 तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। किसकी सहायता से, FAO तथा UNDP की सहायता से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है गेंडा परियोजना। एक सींग वाले गेंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना की शुरुआत जो है 1987 में किया गया। कब किया गया, 1987 में किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ। इसमें गिद्ध के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। हम लोग इसका रिवीजन एक बार करते हैं, रिवीजन करेंगे। हाँ, यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है, 1973 में हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई है। हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN, WWF मिलकर, तीनों मिलकर। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1974 में हुई है और 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित कर दिए गए थे। नेक्स्ट है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में शुरू हुआ है FAO तथा UNDP की सहायता से। नेक्स्ट है गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई है और एक सींग वाला गेंडा सिर्फ भारत में पाया जाता है। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 2006 में हुई है, हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच। चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है इस परियोजना यानी गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है, इस परियोजना को 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य 2020 से 2025 का शुभारंभ किया। किसने शुभारंभ किया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किसने शुरुआत किया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गिद्ध संरक्षण कार्य के नाम से। किसके कार्य के नाम से, गिद्ध संरक्षण कार्य योजना के नाम से 2020 से 25 तक के लिए ऐसे शुरुआत किया है। नेक्स्ट है एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई या फिर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, सेव। क्या शुरू किया गया, SAVE। तो इसका फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है और इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा जो है डेक्लोफेनेक, कौन सी दवा है, डेक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। डेक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी दवा को जो है प्रतिबंधित किया गया, तो डेक्लोफेनेक को। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डेक्लोफेनेक दवा से होती है। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना जो है हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया। तो हिम तेंदुआ परियोजना कब प्रारंभ किया गया है, हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील। तो नमक पानी की झील जो है वो चिल्का झील है और चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा के तट पे। नेक्स्ट है पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, रामसर सूची में ये चिल्का झील शामिल है। सांभर झील जो कि राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सांभर झील जो कि राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है और सर्वाधिक लवणता वाली झील यही है। नेक्स्ट है सोलर सेल बने हुए हैं। तो सोलर सेल जो बने हुए हैं अर्धचालक के, किसके बने हुए हैं, अर्धचालक के बने हुए सोलर सेल अर्धचालक के बने हुए। सोलर सेल में मूल रूप से PN संधि होती है। कौन सी संधि होती है, इसे ध्यान रखिएगा, PN संधि होती है। जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सौर सेल एक PN जंक्शन डायोड है। सौर सेल क्या है, PN जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है।
प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। प्रकाश का जितना भी अवशोषित फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र यानी होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है। जब संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन जो है ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है उसे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को n क्षेत्र की ओर और छिद्र को p क्षेत्र की ओर, और इस जो पट्टी में जो एक छिद्र होता है उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को n क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन को कहाँ n क्षेत्र की ओर, और जो छिद्र होता है यानी होल जो होता है उसको p क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतह पर विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। अतः जंक्शन के दोनों सतह पर क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। यह विद्युत वाहक बल क्या करता है कि परिपथ में जो है विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थ के बीच होती है अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता जो है चालक और अर्धचालक पदार्थ के बीच होती है उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जापान, धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जापान, इटली और जर्मनी आता है, लेकिन धुरी मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो है वो ब्रिटेन आता है। आगे डिटेल पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था तो किसमें शामिल था, मित्र राष्ट्र में। ठीक है, सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब, सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और अन्य देश भी थे, तो इसके सहयोग से जो गुट बना था उसे मित्र राष्ट्र कहा जाने लगा। और धुरी राष्ट्र जो है जर्मनी, जापान, इटली, ये सभी जो है धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और कुछ स्रोत में जो है इलाहाबाद की नैनी को भी बताया गया है। ठीक है, से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है, वधवा गम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बधू जोड़ आगम। बाकी इसका डिटेल आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा। इसकी PDF आप लोग को फ्री में मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदी का हम डिटेल नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन और गोले का आयतन को बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। इसी में पाई तो पहले ही कट जाएगा, फिर r² और 4/3 r³ पे सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आंसर 2.744 आ जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। कब तक रहा था, 26 फरवरी 1969 तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार के राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। और अब तक बिहार में जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास
से संबंधित है, यानी किसके विकास से संबंधित है? प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन। तो ये संबंधित है आदिवासी समूह के विकास से। किसके विकास से? आदिवासी समूह। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, अब ठीक है। और इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। किससे है? आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। और PBTG का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्या फुल फॉर्म है? पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PBTG के विकास की योजना लागू की। कौन लागू किया है? जनजातीय मामले का मंत्रालय, जिनमें उनके व्यापार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, कितने विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति को? तो 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। तो योजना का जो प्रावधान है इसके अनुसार जो है राज्यों को 100% जो है सहायता अनुदान सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है। इसमें राज्य का कुछ नहीं लगता है। नेक्स्ट है 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया। 1973 में जो ढेबर आयोग थे वो आदिम जनजाति एक समूह है PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह से कम विकसित है, ठीक है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PBTG कर दिया। क्या कर दिया? PBTG। और PBTG का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके तहत 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह को शामिल किया गया है और ये जो जनजाति मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 100% अनुदान केंद्र सरकार देती है। 1973 में ढेबर आयोग जो है आदिम जनजाति का श्रेणी के रूप बनाया था। 2006 में इसका नाम PBTG कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये संस्था कौन सी है? ये संस्था है आपको ISRO। कौन सी संस्था है? ISRO है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और ISRO के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ISRO का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ISRO का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। तो इसका मुख्यालय, ISRO का मुख्यालय है बेंगलुरु। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 और ये जो है अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और इस खेल का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स स्मिथ ने 1891 में किया था। और जेम्स स्मिथ कहाँ का था? तो ये जो है अमेरिका का था। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? जेम्स स्मिथ। कब किया? 1891 में। फीबा की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए टोटल 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार जो है राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें कैसे कैसे सदस्य होते हैं? जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रहता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है? तो अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों का अनुदान। सैनिकों को अनुदान, सैनिकों को जो अनुदान दिया जाता था उसे ही अमरम कहा जाता था, ठीक है। यह भूमि सबसे बड़ा भूखंड था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायक को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भंग कर सकता है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 85 में। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनायमुडी। कौन सी हो जाएगी? अनायमुडी। और यह किस पर्वत पे है? तो यह है अन्नामलाई पर्वत पे। देख लीजिए, अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर्वत की चोटी पर जो है, किस पर्वत की चोटी
पर अनायमुडी सबसे ऊंची प्रायद्वीपीय पठार है। ये हो जाएगा अनामलाई पर्वत की चोटी। और इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है, तो अनायमुडी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के लिए जो संवर्धन किया जाता है वो ऑयस्टर का, किसका संवर्धन किया जाता है, ऑयस्टर का। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र के समुद्री किनारों महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्ति की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा या आइरिस के द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। किसके पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे होती है। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परितारिका जो है गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है और इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिनेत्र लेंस। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस क्या करता है कि रेटिना पर जो है ना किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा, लगभग गोलाकार, पूरा गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास क्या है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है उसके किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया और आँख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है जिसे कचाव द्रव्य कहा जाता है। देखिए, कॉर्निया और आँख के बीच में क्या पाया जाता है, एक द्रव्य जो पाया जाता है उसे कहते हैं नेत्रोद। और लेंस के पीछे, ठीक है, आँख के लेंस के पीछे, जो आँख है उसके लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है, इसे कचाव कहा जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। रेटिना में जो है शंकु के आकार की जो कोशिकाएं होती है वो रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। क्षर कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है, हमारी अपनी आँख के रेटिना में क्षर कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है गुणोत्तर माद ये सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। वैसे ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बाकी ये मैथ से संबंधित है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकी माप होते हैं। कितने होते हैं, 5 सांख्यिकी माप होते हैं। एक हो गया समांतर माद और एक माध्यिका, एक बहुलक, ज्यामितीय माद, हरात्मक माद। नेक्स्ट है, उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माद तथा हरात्मक माद जो है औसतें विशिष्ट परिस्थिति में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इस बात पर आभास दिलाता है कि आंकड़ों के किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो होगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या है, प्रकाशित सघन है। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं इसका डिटेल। विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में जो है
प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरणें धीमी होती है। अतः क्या होता है, इसके कारण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली जो प्रकाश होती है उसके विकिरण जो है वो धीमी होती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, इसे ध्यान रखना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, और सतलज और काली नदी के मध्य जो है वो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं हिमालय। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुर्राड, किसने, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय पर्वतीय देशों को 4 प्रादेशिक विभाजन किया था। इसमें से सबसे पहला है पंजाब हिमालय, और जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है, सतलज और काली नदी के मध्य है। उसके बाद चले जाइए नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता के मध्य है, 800 किलोमीटर। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है 720 किलोमीटर। फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज काली, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली और तीस्ता, असम हिमालय 720 किलोमीटर और तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य। नेक्स्ट, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामक तथा नियंत्रण के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर या कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट, निजीकरण आ गया। निजीकरण में जो भी है, जो भी भागीदारी देता है वो नॉर्मल कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, और वैश्वीकरण में जो है किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। 1809 में जो है फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा गया था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन, क्या है, तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा 1809 में लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपको 2023 में ना, तो वर्तमान में कौन है ये ओरिजिनल रूप से जानना अभी ज़रूरी है, और 2023 में पूछा गया तो वो भी सही है, लेकिन अभी जो है वो भी जानना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी वर्तमान में कौन है बताइए। वर्तमान में भी विनोद चंद्रन ही हैं, क्योंकि इधर ही 29 मार्च 2023 को ये शपथ लिए हैं, तो वर्तमान में भी विनोद चंद्रन ही हैं, के विनोद चंद्रन ही जो हैं वर्तमान में भी हैं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था। बिपरजॉय एक चक्रवात है, इसलिए ये खबरों में था, और यह जो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामांकन बांग्लादेश द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहलगांव, कहलगांव ये भागलपुर की तरफ पड़ता है ना, अपना बिहार में पड़ता है, हाँ बिहार के भागलपुर में पड़ता है। और परियोजना NTPC अधीन कोयला, यहाँ पे अभी एक महीना पहले कुछ आंदोलन भी चल रहा था स्थानीय सड़क को बनाने से संबंधित कहलगांव में। ठीक है, और वैसे जो है तिरोरा, चंद्रपुर और ट्रॉम्बे ये तीनों जो है महाराष्ट्र में। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है, तो पृथ्वी के उसके भार का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु पर अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान पृथ्वी के मान से 1/6 गुना है। खगोलीय पिंड, द्रव्यमान और त्रिज्या। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान जो है
5.98 गुना 10⁻24 है और पृथ्वी का त्रिज्या 6.37 गुना 10⁻6 है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 गुना 10⁻24, 5.98 गुना 10⁻24 पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 गुना 10⁻6, 6.37 गुना 10⁻6 जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.36 गुना 10⁻22 है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 7.36 गुना 10⁻22 और चंद्रमा का त्रिज्या कितना है? 1.74 गुना 10⁻6। चंद्रमा का त्रिज्या कितना है? 1.74 गुना 10⁻6। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का क्वथनांक जो है वो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछ दिया जाता तो 373 केल्विन हो जाता। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसका डिटेल। पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल का यह तापमान 373 केल्विन होगा, यानी अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 को सिर्फ जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करेंगे तो तरलता जो है वो घट जाती है। मार्केट में जो मनी है यानी पैसा जो है, कैश जो है, उसकी तरलता, उसका इधर उधर होना घट जाएगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को उनके लिए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या क्या होगा ये जान लीजिए। वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट दर का मतलब ये हुआ कि आरबीआई जो है कर्जा देता है दूसरे बैंकों को, नॉर्मल जो बैंक है तो वो कितना रेट लगाता है। अगर इस रेट में वृद्धि कर देगा तो नॉर्मल जो बैंक है वो पैसा आरबीआई से लेगा नहीं। ठीक है, तो जब वाणिज्यिक बैंक जो है वो पैसा नहीं लेगा तो उसके पूंजी में कमी होगी, बाज़ार में तरलता में कमी होगी। बाज़ार में जो अगर जब नॉर्मल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो है उसके पास पैसा रहेगा नहीं तो वो जनता को पैसा देगा नहीं। पैसा देगा नहीं का मतलब ये है कि ऋण देगा नहीं। अगर ऋण देगा नहीं तो बाज़ार में पैसे की तरलता जो है वो कमी हो जाएगी और ब्याज दरों में वृद्धि होगी। जैसे ही पैसे की कमी आएगी मार्केट में, ब्याज दर में वृद्धि हो ही जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगा। जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा नहीं तो किसी चीज़ में निवेश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में कमजोरी आएगी ही। जब निवेश होगा तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा। जब पैसा निवेश ही नहीं होगा तो क्या प्रॉफिट होगा? तो अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर होगा ही, तरलता में कमी होगी ही। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी हो जाएगा। उपभोग व्यय जो है, खर्च जो है, निवेश व्यय जो है, जहाँ पे निवेश किया जा रहा है उस सब में गिरावट आएगा, एकदम आएगा ही। जब पैसा रहेगा नहीं तो सब कुछ में गिरावट आ ही जाएगा। मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है उसमें भी नियंत्रण हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा है ही नहीं। तो पैसा रहेगा तभी तो लोग सामान खरीदेंगे, तो पैसा है ही नहीं तो खुद ब खुद महंगाई में कमी आती जाएगी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ के लिए स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाता है। हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना क्या हुआ? असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। नेक्स्ट है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार प्रपात का संबंध जो है वो नर्मदा नदी से है। जब जलप्रपात है, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है। x बराबर x इंटू 4/5 बराबर y इंटू 6/5 कर दीजिए, 5 कर जाएगा। 2-3 रेशियो आ गया। रेशियो जैसे 2 से 3 करना है यानी 100 का 150 करना है यानी 50% का इजाफा हमको करना होगा। बहुत आसान सा है।
गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। बाकी हिंदी का जो डिटेल है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। हिंदी का डिटेल हम उतना पढ़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं। एक बार पूछ दिया तो अगली बार नहीं पूछेगा, ये भी पता है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयोग अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। और ये जो है इसकी घोषणा जो है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, या फिर कांच पर कोई नक्काशी बनाने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसका जो अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक या फिर हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड भी इसे कहते हैं। जल में हाइड्रोजन का विलयन है। बाकी ये सभी क्रिया को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वैसे ये सभी क्रिया को पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। और यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोफ्लोरिक जो है एक निर्बल अम्ल है। हाइड्रोफ्लोरिक एक दुर्बल अम्ल होने के कारण F नेगेटिव आयन देता है के साथ H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आबंध बनाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का गलनांक जो है 190 है। क्वथनांक जो है 193 केल्विन है। और फिर दूरी जो है HOX का दूरी PM में 91.7 है और 3.2 इसका P है। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलिक अम्ल में हाइड्रोफ्लोरिक संक्षारक है। हाइड्रोफ्लोरिक कांच के साथ अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग कांच के निक्षारण एवं टीवी नली के कांच के लिए सेल निर्माण में होता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह की कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो काठियावाड़ी किसान के जैसे कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे। और 1921 में जाकर जो है वह छोटी धोती धारण कर लिए थे और अंतिम समय तक वह वही पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत का उसका लॉर्ड जो जमीन देते थे उसे फीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता था? फीफ कहा जाता था। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल जो है वो मिश्रण नहीं है, बाकी सभी जो है मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जैसे जल हो गया, मीथेन, चीनी, नमक आदि, ये सभी जो है यौगिक है। अब मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों यौगिक से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों से भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रम द्वारा उसे पृथक नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो जल में घुला हुआ है उसे वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी कारण चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। नेक्स्ट है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वस्तु का हो या सेवा का हो, उसका जितना भी मूल्य होगा उसे सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, और इसकी हत्या 28 जून 1914 को हुआ था। और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेराटोगा का युद्ध। क्या जानते हैं? सेराटोगा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। और इसी घटना को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए युद्ध की घोषणा कर दिया था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना था। वरिष्ठतम सदस्य आयु से नहीं मान्य होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आयु यानी उम्र से मान्य नहीं होता, मान्य उस चीज़ से होता है जो सबसे अधिक बार संसद के सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, तो और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर जो बने थे वो कौन थे? भर्तृहरि महताब बने थे। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के बाद एक मंच के रूप में की गई। G20 में 19 देश है, एक अफ्रीकन यूनियन हो गया और एक यूरोपीय संघ हो गया। कौन कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, और फिर आ जाइए मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ 2023 में जुड़ा है। इनमें से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प हैं? तो गुड़हल एवं सरसों जो है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प उसको बोलते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। और वैसे पुष्प जिसमें सिर्फ या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर उपस्थित होता है उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करता है तथा फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। पुष्प के एक डंठल द्वारा तने से जुड़े होते हैं और डंठल वृंत या पेडिसेल कहते हैं। ठीक है, डंठल को क्या कहते हैं? वृंत या पेडिसेल कहते हैं। और वृंत के सिरे पर जो चपटा भाग होता है उसे पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प चक्र भी कहते हैं। पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगा। बाह्य दलपुंज, पुमंग
और जायंग। पुमंग हो गया आपका नर जननांग और जायंग हो गया मादा जननांग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है पुष्प के सहायक अंग है और पुमंग और जायंग जो है वो आवश्यक अंग है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल जो है वो टेनिस भारत में टेनिस के रूप में प्रतिनिधित्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 47 है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? वो देश है पुर्तगाल। डिटेल पढ़ लेते हैं। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व जो है कौन प्रदान किया था? पुर्तगाल शुरू किया था। ठीक है। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधि के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। किसके नेतृत्व में? हेनरी द नेविगेटर, जो कौन थे? पुर्तगाल के राजकुमार थे। इसी के समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी जो था 1488 में केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है। और ये जो केप ऑफ गुड होप है ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस जो कि स्पेन निवासी था 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका का खोज किया था, तथा वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था वो 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। नेक्स्ट है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद वाले राज्यों के विधान परिषद की संख्या के कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश जो कि 1731 में जन्मे थे, 1810 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया था। किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2। ठीक है। जी का मान सभी स्थान पर एक होता है। कैपिटल जी का मान जो है सभी स्थान पर एक ही होता है और यह एक अदिश राशि है। अब नेक्स्ट है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, से भी जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने कब किया था? 1686 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1686 ईस्वी में। किसने? आइजैक न्यूटन ने। किसकी खोज? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, जहाँ F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है और M1 M2 जो है दो पिंडों का अलग अलग द्रव्यमान है, R हो गया दूरी। बस। नेक्स्ट है, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता। लोकतंत्र शब्द में अंग्रेजी शब्द जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी का हिंदी क्या है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द से बना है, जिसमें एक है डेमोस और दूसरा है क्राइटेरिया। क्या है? क्रेटिया। ठीक है, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये पूर्ण कर लिया है 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा होता है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 जो संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। और संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल जो है ये स्थित है अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। नेक्स्ट, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में लिखी गई है। ठीक है, और यह जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ये पीके श्रीवास्तव है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं श्री एएस राजीव। कौन है? श्री एएस राजीव हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1964 में। कौन से आयोग की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो कितनी गणपूर्ति? गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति का मतलब होता है कि दोनों सदनों की कुल सदस्य की संख्या का 1/10, जिसे हम लोग कोरम या गणपूर्ति सदस्य की न्यूनतम संख्या कहते हैं, जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जारी करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसी महंगाई दर, बुनियादी ढांचा, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसी प्रमुख क्षेत्रों में रुझान का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाए तो कुछ नहीं है, 3600 गुना 33.1/100 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये दोनों कर दीजिए। अब 36 को 33.1 से गुना कर दीजिए, 36 का 36, बाकी 30, 36 दिया 108, 30 138 और फिर 108 और फिर से 30, 138 और इसमें माइनस हो जाएगा। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरा गुना थोड़ा गलत हो गया तो आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। वही 1191.6 के आसपास आंसर आएगा इसका, बटा 100, हाँ 101 यही के आसपास आंसर आएगा। ठीक तो है, वही यहाँ भी किया गया है। यहाँ देख लीजिए आप, लास्ट पॉइंट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सेम पॉइंट किया गया। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। जो समाप्त हो जाएंगे उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय। अगर ये समाप्त नहीं होते वो फिर से रीयूज हो सकते थे, उन्हें हम नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या नहीं बदला जा सकता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी जो है ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तेल, कोयला ये सभी जो है ख़त्म हो जाएंगे भविष्य में। नेक्स्ट है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है।
उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव की इस प्रकार की परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का आकलन करने के दो घटक हैं, एक है सापेक्ष और दूसरा है फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम छात्रावास, जिसे BJRCY का नाम से भी जानते हैं। तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों से है, यानी किन कैटेगरी के विद्यार्थियों से है, ये जो है SC कैटेगरी के विद्यार्थियों से है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति, जिन्हें हम SC के नाम से जानते हैं, कि छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। वो जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66, उसी दौरान से ये चल रही है। इसे 1989-90 में लड़कों के लिए शुरू किया गया तथा इसमें 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? कौन सी भारतीय कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो BSNL जो है ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और रैनवैक्सी, ये तीनों जो है बहुराष्ट्रीय निगम है। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स जो कि मोटर गाड़ी के लिए है, रैनवैक्सी दवाई का है, और एशियन पेंट जो है पेंट का है, ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देश के साथ भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। नेक्स्ट है भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। ये जोड़ा है पाइथन 5 को। किसे जोड़ा है? पाइथन 5 को। नेक्स्ट है बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हैं बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे हैं और ये 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 तक रहे हैं। नाथपा झाखरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाखरी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो हैं वो समवृत्तीय अंग है। कैसे हैं? समवृत्तीय अंग हैं। ठीक है, समवृत्तीय या समरूप अंग किसे कहते हैं? पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं परंतु वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। अब आते हैं समजात अभिलक्षण पे। भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, देखने संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न है लेकिन काम जो है वो एक ही प्रकार का करेंगे, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ कुत्ते का अगला पैर और हमारा दांत हाथी का दांत, आलू का कंद, घास की भुस्तारी, ये सभी जो है समजात अंग कहलाएंगे। अवशेषी अंग देख लीजिए। अवशेषी अंग को मानव, पौधा और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अक्लदाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस, ये सभी जो है अवशेषी अंग हैं। ठीक है, इनका कोई महत्वपूर्ण है नहीं लेकिन उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आगे पढ़ लेते हैं। अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन अक्यूहोम ने
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को, इसे ध्यान रखिएगा। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। E20 क्या है? E20 जो है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है और इसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन जो है अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में जान लीजिए। आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS2 और NP3 है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर जिसे NaNO3 के नाम से जानते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणुविक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होते हैं। यहाँ पे कैसा होता है? नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता जो है 3 और 5 है। यह जल में अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन जल में अभिक्रिया नहीं करता है। रंगीन और गंधहीन गैस है। यह हवा में थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। नाइट्रोजन साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। नाइट्रोजन तत्व जो है पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन, परंतु पादप इसे गैस के रूप में लेकर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए मैग्नीज के बारे में। पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण के लिए होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस। यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? फास्फोरस। नेक्स्ट है जिंक। इस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई की वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है सल्फर। यह तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीवद्रव्य के निर्माण से मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने पर पेड़ों एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। कौन? सल्फर। नेक्स्ट है पोटेशियम। पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। यह DNA तथा RNA को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। नेक्स्ट है लोहा। यह तत्व पौधा के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट आ गया बोरोन। यह मुख्यतः शर्करा में ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधे में शूट टिप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में व्हीप टेल रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो प्रथम अभिनेता थे शॉन कॉनरी। कौन थे? शॉन कॉनरी।
शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में के बारे में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में भाग 5 के अध्याय 4, इसे याद रखिएगा, भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियाँ आदि का उल्लेख है। IPL 2023 की विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग है और गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने इसे ट्रांसलेट करना है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसका ट्रांसलेट करना है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। क्या हो जाएगा? गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। बहुत आसान है, इसका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो रूल होता है इस पर बनाएगा, बहुत आसान सा है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व जो है विभिन्न क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, यही इसका उत्तरदायित्व है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरे करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करते हैं। NVS-01 एक क्या है? तो NVS-01 जो है एक उपग्रह है। यह उपग्रह नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में पहला है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, बोस की याताना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक इसके द्वारा संकलित की गई थी। तो यह जो संकलित की गई थी, यह संकलित की गई है यशवंत व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? यशवंत व्यास के द्वारा। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3100 के 6% अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा? इसमें 7.5% का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आना है कि 6 अधिमूल्य का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 3100 गुना 106 बटा 100 कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 106 गुना 31 कर लीजिएगा, 3286 आंसर आएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह किए थे और इसके संस्थापक सदस्य में सहयोगी कौन थे? सहयोगी थे छबील दास और यशपाल। कब किए थे? 1926 में। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड। ही डैश हार्ड कहने का अर्थ है कि वह सक्सेस हो गया, मतलब उसे सफलता मिल गई क्योंकि वह जो है कड़ी मेहनत किया था। वह जो है मेहनत किया था या फिर कड़ी मेहनत किया था। तो इसमें किया था आ रहा है, इसका मतलब हमें जो है V2 लेना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क डेस्क में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे 80.89 अंक के साथ, और फिर दूसरे नंबर पे 78.0 अंक के साथ महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है 76.36 अंक के साथ। तापमान का SI इकाई जो है वो केल्विन है। नेक्स्ट, तापमान की SI इकाई केल्विन है। ताप मापने के लिए 2 बिंदु निश्चित किया गया है, एक क्वथनांक बिंदु और एक हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने जैसे कि सेल्सियस पैमाने, और इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक जो होता है जल का 0 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन पैमाना जो है, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन और हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हिमांक बिंदु होता है। रोमर पर क्वथनांक 80 रोमर है, 80 डिग्री रोमर है और हिमांक बिंदु जो है 0 डिग्री रोमर है। इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, C-0/100 या फिर इसे आप 5 भी लिख सकते हैं, F-32/9 भी लिख सकते हैं, R-0/4 भी लिख सकते हैं, K-273/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, इसे 20 से काट दिए नीचे वाला को, जिससे कि आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमदी कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा दिया जाता है। अब आ जाते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पे। यह दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक प्रकार से रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा मध्यमा जो प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करती है। तीनों उंगली को जब आप समकोणिक इस प्रकार से रखेंगे तो अंगूठा जो है चालक की गति को और ये उंगली जो है चुंबकीय गति को और मध्यमा जो है चालक के प्रेरित विद्युत धारा को दिखाएगा। अब आते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। वाम हस्त का नियम पढ़े होंगे 12th में। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार से रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक की आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा, तो इस प्रकार से आप रखेंगे। तो अब देख लीजिए, फिगर को समझ जाइएगा। और ये जो है आगे देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र में औसत मान जो है वो 0 होता है। दिष्ट धारा वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिस धारा कहलाती है। अब इस दोनों में अंतर जो है उसे देख लेते हैं। दिष्ट धारा जो है, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, बदलते रहता है। इसके अब जो दिष्ट धारा है, इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, इसमें जो है बहुत कम ऊर्जा का व्यय होता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। इससे बैटरी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन जो है इससे प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? तो भारत में मनरेगा जो है 2006 में लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा कब लागू हुआ, तो नरेगा जो लागू हुआ है वो लागू हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को। भारत में मनरेगा लागू हुआ था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदरपल्ली गांव से। नेक्स्ट है, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर। ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो इस शाखा को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दांत की संरचना से संबंधित के अध्ययन से है। ऑप्थेल्मोलॉजी आपको अभी जस्ट मैंने बताया आँख से संबंधित है, और नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। बाकी आगे देख लीजिए, ओटोरहिनो, मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश देख लेते। ओटोरहिनोरियोनोलॉजी, हाँ ठीक है। आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसका अध्ययन जो है कान, नाक और गले के रोग के अध्ययन से किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, पादपों का आकारीय संरचना। पादपों का आकारीय संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में करते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं, और सार्कोलॉजी में जो है पेशियों का अध्ययन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सार्कोलॉजी, इसमें पेशियों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भाग के कार्य व कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है।
नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है। तो खनिज पदार्थ में जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता है, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। बाकी ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, ये सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीनकरणीय नहीं किया जाता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पंचपतमाली पहाड़ी में बॉक्साइट उत्पादन के लिए जो है कोरापुट प्रसिद्ध है। ठीक है। वैसे उड़ीसा का अन्य खनिज क्षेत्र जो है क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, कालाहांडी है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बहरानुद्दीन के मकबरे के चराह दीवारी यानी 4 दीवारी कहने का अर्थ है 4 दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सी मूल्य की घोषणा करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने की एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, ये कहलाती है परासरण। क्या कहलाती है? परासरण, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण का उदाहरण है, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका में जल का संचरण परासरण द्वारा ही होता है। पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, जब किसी पादपों में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट आ गया विसरण। द्रव, गैस तथा विलय के अणुओं तथा उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण जो होंगे, विसरण द्वारा गैसों जैसे O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण के द्वारा कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है, विसरण के कारण ही। नेक्स्ट है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द यानी नेकू सयानप जो है, इसका अर्थ क्या है? तो नेकू सयानप का अर्थ है, नेकू का अर्थ है तनिक और सयानप का अर्थ है चतुराई। ठीक है, तनिक भी चतुराई। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। तो हैड होगा, इसका क्या होगा? हैड दे लेफ्ट अर्ली, अगर वह अर्ली छोड़ दिया होता यहाँ से तो दे वुड हैव रिच्ड, तो अभी तक वह पहुँच गया होता। ठीक है, इसका अर्थ ये है। और इसका आप देख लीजिए फॉर्मूला, इफ़ के साथ सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है और V3 लगेगा, सब्जेक्ट वुड हैव V3। फिर आ गया हैड, अगर हैड ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह था, हैड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर से जो भी अपना ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर सब्जेक्ट के साथ वुड और हैव इन्वर्जन फॉर्म जो भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोइलवर पुल स्थित है। तो कोइलवर पुल जो स्थित है सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, और इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है। इस पुल का आधिकारिक नाम क्या है? अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क पर सह रेल मार्ग जिसकी लंबाई 1440 मीटर है।
IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान था फैफ डु प्लेसिस। 2022 में ही जो है विराट कोहली घोषणा कर दिए थे इस चीज़ की। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 जो है 16वां संस्करण है। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग और हारने वाला गुजरात टाइटंस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अब हम लोग आ गए इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आरंभ किए थे सारनाथ से। सारनाथ से धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किए महात्मा बुद्ध। उरेवेला वर्तमान जो बोध गया है से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो ये सेट है यानी 100 क्वेश्चन का सेट नंबर 1 जो है, इसे हम लोग कवर कर दिए हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2, उसे भी हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेहनत मेरा पसंद आ रहा है, मेहनत लगता है कि हाँ मेहनत करते होंगे, और आप लोग को लगता है वो मेहनत नहीं करते हैं, तो आप लोग को एक चीज़ और दिखा देते हैं। अभी समय हो रहा है कितना देख लीजिए, कॉर्नर में 11 बज रहे, ठीक है, 11 बज रहे, और ये 7 सितंबर का नाइट का टाइम है, डे का टाइम नहीं है, ये नाइट का टाइम है। नाइट के टाइम में आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि दिन में मेरे पास समय ही नहीं रहता है, ठीक है। तो मेहनत हम एक्स्ट्रा करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और शेयर ही करना है। और उसके बाद आपको इसका PDF जो है सेट बाय सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।